Hello students and welcome to the lecture of paper 2, that is programming technique and introduction to C. So let's see the content of this lecture. So content of this lecture is, we are in unit 3, so that is introduction to C, and topic is operator and expression. So first topic of this lecture is conditional and ternary operator, second is bitwise operator and third is special operator. सो प्रीवियस लेक्चर जो हमारे हुए थे उसमें हमने ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस में बहुत सारे ऑपरेटर्स जो थे वो देखे हमने. अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर. अब यहाँ से हम और दूसरे जो ऑपरेटर्स जो बच गए हैं इसके अंदर टॉपिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन में, वो हम देखते हैं. तो पहला टॉपिक जो है हमारा इस लेक्चर का वो है कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर. सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक. So first topic is conditional and ternary operator. It is also known as the shorthand if or ternary operator. ये हम जैसे if else का यूज़ करते थे, if else में if कंडीशन यूज़ करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ शॉर्ट हैंड. इसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं if कंडीशन का. इट इज़ कॉल्ड और टर्नरी ऑपरेटर. इट इज़ कॉल्ड टर्नरी बिकॉज इट्स यूजेस 3 एक्सप्रेशन. ये टर्नरी इसलिए कहते हैं, टर्नरी का मतलब होता है 3. यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्नरी. द 2 सिम्बॉल्स दैट आर यूज टू डिनोट दिस ऑपरेटर्स आर द क्वेश्चन मार्क एंड द कोलन. यहाँ पर जब हम 3 एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 सिम्बॉल्स बीच में यूज़ करने पड़ते हैं. पहला है क्वेश्चन मार्क और दूसरा है कोलन. सो 3 एक्सप्रेशंस आर प्लेस्ड लाइक गिवन बिलो. जो 3 एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं कि टर्नरी ऑपरेटर में 3 एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, तो पहला जो एक्सप्रेशन है, द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज प्लेस्ड बिफोर क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के पहले जो एक्सप्रेशन लिखा होगा वो होता है फर्स्ट एक्सप्रेशन. द सेकेंड एक्सप्रेशन इज प्लेस्ड बिटवीन क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. तो सेकेंड एक्सप्रेशन जो है हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद और कोलन के पहले. हियर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 मे बी कॉन्स्टेंट वैल्यू और वेरिएबल. यहाँ पर जो एक्सप्रेशन 2 है उसका जो वैल्यू है या तो वो कांस्टेंट रह सकता है या फिर कोई वेरिएबल रह सकता है. कांस्टेंट वैल्यू रहेगी या फिर कोई वेरिएबल रहेगा. एंड द थर्ड एंड फाइनल एक्सप्रेशन इज प्लेस्ड आफ्टर सिम्बॉल कोलन. और जो तीसरा एक्सप्रेशन है वो कहाँ पे रहेगा? कोलन के बाद में. एंड हियर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 मे बी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल. ये भी या फिर कांस्टेंट रहेगी या फिर वेरिएबल रहेगा. कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी या फिर वेरिएबल रहेगा. तो टर्नरी ऑपरेटर को हम शॉर्ट हैंड इफ़ भी कहते हैं और इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं. इसको टर्नरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 एक्सप्रेशन होते हैं और ये जो 3 एक्सप्रेशन होते हैं इसको सेपरेट करने के लिए हमने 2 सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन मार्क और दूसरा कोलन. अब ये जो 3 एक्सप्रेशन होते हैं इनको प्लेस कैसे किया जाता है? तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चन मार्क के पहले प्लेस होता है. जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चन मार्क के पहले बाद में और कोलन के पहले. और यहाँ पर जो सेकेंड एक्सप्रेशन है या तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी या फिर कोई वेरिएबल रहेगा. और जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो कोलन के बाद में रहेगा और यहाँ पर उसमें या हम कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं एक्सप्रेशन में या फिर कोई वेरिएबल रख सकते हैं. तो इसका सिंटेक्स देखते हैं. कंडीशन और एक्सप्रेस 1 टू इवेल्युएट क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3. यहाँ पर कोई कंडीशन लगाएंगे या फिर एक्सप्रेशन 1 रखेंगे जो कि हमें इवेल्युएट करनी होगी. क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन 2 कोलन एंड एक्सप्रेशन 3 टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स. अब यही जो सेम लाइन है, यही जो सेम क्वेश्चन है, ये हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करके भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड इफ़ बोला है. सो लार्ज इज इक्वल्स टू, हमारा प्रोग्राम था टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो हम यहाँ पर उसको एक लाइन के अंदर, अब इफ़ कंडीशन अगर हम लिखते हैं तो हमें 2-3 लाइन लिखना, 2-3 लाइन की कोडिंग लिखनी पड़ेगी. तो यहाँ पर हम उसको सिर्फ एक लाइन में, सिंगल लाइन में कवर कर रहे हैं बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. So large is equals to A. So this is our first expression. Large is equals to A greater than B, question mark A colon B semicolon. So if value of A colon is greater than B, then value of A is assigned to variable large, otherwise value of B will be assigned. तो यहाँ पर अगर A की वैल्यू बड़ी है B से तो A को वैल्यू large is equals to A हो जाएगा. और अगर B की वैल्यू बड़ी है, B बड़ा है, तो लार्ज इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेटर इज बिटवाइज ऑपरेटर. इसका नाम ही है बिटवाइज, तो ये बिट के ऊपर काम करता है.
So the C language provides facilities similar to the assembly language to manipulate at the bit level in addition to operation at the byte group of 8 bits level. तो C language हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि असेंबली लैंग्वेज टू मैनिपुलेट एट द बिट लेवल, हम बिट के हिसाब से हमारा जो डेटा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं बिट लेवल पे. सो ग्रुप बिट जो होता है वो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, बाइट जो होता है वो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स होता है. एंड बिट लेवल मैनिपुलेशन आर यूज्ड इन सेटिंग अ पर्टिकुलर बिट ऑफ ग्रुप ऑफ बिट्स 1 और 0. तो ये जो बिट लेवल मैनिपुलेशन है ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू सेटिंग अ पर्टिकुलर बिट ऑफ ग्रुप 0 या फिर 1, क्योंकि बिट्स कैसे होते हैं, या तो 1 होता है या तो फिर 0 होता है. बिट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू इन सी. जो बिट ऑपरेशन है ये किसी भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं, बट फ्लोटिंग पॉइंट पर हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो बट कैन नॉट परफॉर्म ऑन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. तो अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं. पहला है एम्परसेंड और एड्रेस ऑपरेटर, हम इसको बोलते हैं एम्परसेंड, दैट इज कॉल्ड बिटवाइज एंड. ये हम लोग लॉजिकल एंड में भी ऑलरेडी देख चुके हैं. सो इट इज़ कॉल्ड बिटवाइज एंड. और ये टाइप क्या है ऑपरेटर का? बाइनरी है. फिर इसके बाद हम देखते हैं बिटवाइज और के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लाइन्स. प्रोग्राम में हम और के लिए लाइन्स यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन, दैट इज़ कॉल्ड बिटवाइज और ये भी बाइनरी टाइप है. फिर इसके बाद आते हैं कैप, दैट इज़ बिटवाइज एक्सऑर, और ये भी बाइनरी टाइप का है. फिर इसके बाद देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट. टाइडल जो हम देख रहे थे इसका मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट और इट इज़ कॉल्ड यूनरी. फिर इसके बाद देखते हैं राइट शिफ्ट, और फिर इसके बाद देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट, दैट इज यूनरी. ये तीनों जो है कॉम्प्लीमेंट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, दे आर यूनरी टाइप ऑफ ऑपरेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. व्हाट इज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर? इट इज नोन एज अ बिटवाइज वन ऑपरेटर. इसको हम बिटवाइज वन ऑपरेटर कहते हैं. एंड the complement operator is a unary operator and its effect is to simply flip the bits of its operand. ये सिर्फ फ्लिप करता है, अगर 1 है तो 0 है और 0 है तो 1 है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है k1 इज इक्वल्स टू 0. जैसे हम मैथमेटिक्स में देखे थे, हमने लॉजिक में कि निगेशन जो था वहाँ पर मार्क करता था. निगेशन भी ऐसा ही टाइडल जैसा ही वर्क करता था. अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देता था और फॉल्स है तो ट्रू कर देता था. तो यहाँ पर अगर हम बिट की बात करते हैं तो वो उसको फ्लिप कर देगा. जैसे k की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो उसके अगर सामने टाइडल लग गया है तो 0 की जगह वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 है तो 0 हो जाएगा. तो इट इज़ कॉल्ड वन ऑपरेटर और इट इज़ सिंपली फ्लिप द ऑपरेंड्स, इट्स ऑपरेंड्स. आफ्टर दैट बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर. अब यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर है, ये यहाँ पर हम लोग जब हम C++ करते हैं तो वहाँ सी आउट और सी इन में लेफ़्ट और राइट वाला यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जो है बिटवाइज ऑपरेटर में इसका मीनिंग कुछ अलग है. सो दिस ऑपरेटर शिफ्ट बाइनरी वैल्यू राइट और लेफ्ट. बाइनरी वैल्यू को या तो राइट में शिफ्ट कर देगा या फिर लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा. शिफ्ट ऑपरेटर आर यूज टू मूव बिट पैटर्न आइदर लेफ्ट और टू द राइट बाय नंबर ऑफ बिट स्पेसिफाइड. तो ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है ये मूव करने के लिए पैटर्न को यूज़ करते हैं हम, या तो फिर लेफ्ट में या तो फिर राइट नंबर, जैसा भी स्पेसिफाई, जैसा भी हमें बताया जाएगा हम उसको उसके हिसाब से चेंज कर देंगे, लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर देंगे. द बिट लोकेशन दैट आर फिल्ड विथ जीरोज. तो बिट लोकेशन जो है ये किससे जब शिफ्ट होगा तो किससे फिल कर देंगे? 0 से. एंड दीज ऑपरेटर्स प्रोवाइड अ वेरी फास्ट वे ऑफ मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग पावर ऑफ 2. तो ये जो है अगर हमें किसी नंबर का पावर निकालना है या फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करना है तब हम यहाँ पर ये बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर और राइट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देखते हैं हम लोग यहाँ पर. इसका सिंटेक्स है ऑपरेंड लेस देन n. सो यहाँ पर हमने x की वैल्यू जो ली है वो है 18. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं 18 ली हुई है तो हमने यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो है 18 को हमने यहाँ पर किसमें लिखा हुआ है? बाइनरी में. उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 0 0 1 0 0 1 0. तो अब जब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 18 दी हुई है तो वो हमको किस में 16 बिट में दिख रहा है? 16 के लिए 1 और 8 4 2, ये पूरा उसका 1 कहाँ पे है? 1 जो है वो 16 में है और 2 में है. तो अगर x लेस देन 2 शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, दिस एग्जाम्पल इज फॉर लेफ्ट शिफ्ट. तो यहाँ पर x शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट 2, तो x इज इक्वल्स टू लेफ्ट शिफ्ट 2. तो यहाँ पर 18 के बीच में 16 और 18 के बीच में जो है हमारा यहाँ पे
जो x है वो बिलोंग कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 72 64 प्लस 8 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है 64 प्लस 8। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम उसको लेफ्ट 1 में शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, और अगर हम उसको शिफ्ट 2 राइट शिफ्ट में करते हैं तो क्या होगा। तो 64 0 0 1 और लास्ट में देखो यहाँ पर ये जो 0 0 शिफ्ट हुआ है ये क्या हुआ है, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। ये लेफ्ट में शिफ्ट होने के लिए ही हमने इसको किया था। आफ्टर दैट हम देखते हैं राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ भी उसका सिंटेक्स ऑपरेंड क्या है, सिंटेक्स ऑपरेंड लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी यहाँ पे राइट, यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया है तो आप यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करेंगे राइट शिफ्ट के हिसाब से। तो दिस एग्जांपल इज़ फॉर राइट शिफ्ट, यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है नीचे में, ऊपर में गड़बड़ हो गई है। सो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर 16, इसका भी x, इसके भी एग्जांपल में हमने x की वैल्यू जो है वो 18 ली हुई है, और यहाँ पर भी हमने देखा है कि 0 0 0 1 0 0 1 0 ये x इज इक्वल्स टू 18 को बिट लेवल में शिफ्ट कर रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ पे था, लास्ट में था 0 0। अभी देखो ये राइट में शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए जीरोस कहाँ पे ऐड हुए हैं, राइट में ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो कितनी आ रही है, देखो 1 कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 4 के इसमें शिफ्ट हो गया। इसके पहले वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया था, 16 के इसमें शिफ्ट हो गया था। तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया था, इसीलिए अब जो वैल्यू है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, 64 के इसमें शिफ्ट हो गई थी, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, 4 के इसमें 1 जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बस अगर ऑपरेटर्स पूछता है कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर है तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि बिटवाइज ऑपरेटर है, और जो ऑपरेटर्स के सिम्बॉल्स हैं बस उनको बताना है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है कि कैसे वर्क करता है ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। आफ्टर दैट ट्रूथ टेबल फॉर बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास थे एंड, और एंड, एक्सॉर। तो यहाँ पर देखो K1 और K2 की वैल्यू 1 1, ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। ट्रूथ टेबल हम ऑलरेडी जानते हैं, एंड के लिए अगर 1 1 K1 की वैल्यू 1 है, K2 की वैल्यू है, तो K1 एंड K2 की वैल्यू भी 1 रहेगी। उसी तरीके से K1 और K2 की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन K1 एक्सॉर K2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से 1 अगर K1 की वैल्यू 1 है और K2 की वैल्यू 0 है तो एंड केस में 0 हो जाएगा, और केस में 1 हो जाएगा, और एक्सॉर केस में 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर K1 की वैल्यू 0 है और K2 की वैल्यू 1 है, देन K1 एंड K2 के बीच में 0 आ जाएगा। अगर K1 एंड K2 करते हैं, K1 और K2 करते हैं तब वहाँ पर 1 हो जाएगा, और K1 एक्सॉर K2 करते हैं तब वहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर K1 की भी वैल्यू 0 है और K2 की भी वैल्यू 0 है, देन K1 एंड K2 0, K1 और K2 0, एंड K1 एक्सॉर K2 1। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल फॉर बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर एंड और एक्सॉर के लिए। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज स्पेशल ऑपरेटर। There are various special operator used in C to perform some particular types of operation. कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी हैं सी के पास में। तो कौन से ऑपरेटर्स हैं स्पेशल वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर इज एम्परसेंट और इट इज़ कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। रिटर्न द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, और इसको लिखने का तरीका है एम्परसेंट ए और एम्परसेंट के ऑफ 5। ये हमेशा हम प्रिंट स्कैनएफ कंडीशन के अंदर यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं एस्ट्रिक, दैट इज़ इनडायरेक्शन। एम्परसेंट और एस्ट्रिक को हम पॉइंटर सिंबल भी यूज़ करते हैं, एज ए पॉइंटर सिंबल भी यूज़ करते हैं। तो एस्ट्रिक इनडायरेक्शन क्या करता है, रिटर्न द कंटेंट ऑफ लोकेशन हुज एड्रेस इज द ऑपरेंड। ये पॉइंटर, जैसे मैंने बोला पॉइंटर के लिए ही यूज़ करते हैं। रिटर्न द कंटेंट ऑफ लोकेशन, ये लोकेशन बताता है हुज एड्रेस इज द ऑपरेंड। तो एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक K+5, तो ये उसका एड्रेस ऑपरेशन लोकेशन बताएगा जहाँ पर भी वो रखा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर इज साइज ऑफ ऑपरेटर। तो रिटर्न साइज इन बाइट्स ऑफ द ऑपरेंड, ये बाइट्स में उसका साइज जो है वो रिटर्न करेगा, साइज ऑफ ए और साइज ऑफ इंट। अब जैसे ए है, यहाँ पर वेरिएबल लिया है साइज ऑफ ए, ब्रैकेट के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं, तो साइज ऑफ ए।
तो अगर ये वेरिएबल पहले फ्लोट डिक्लेयर किया होगा तो इसका रिजल्ट आएगा 4, क्योंकि अगर फ्लोट के लिए कितने बाइट्स लगते हैं 4। इसी तरीके से साइज ऑफ इंट के लिए कितनी साइज है 2 बाइट्स, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 बाइट्स। फिर आते हैं कॉमा, टू सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन अ लिस्ट। तो यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, A, B, C। आफ्टर दैट डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है और यूनियन क्या है, ये हम नेक्स्ट इसमें जब जैसे 4th यूनिट नेक्स्ट सेमिस्टर में जाएंगे हम वहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर और यूनियन क्या होता है। तो ये जो डॉट ऑपरेटर होता है ये जनरली एक्सेस करने के लिए ही यूज़ करते हैं, दैट इज to.h। फिर इसके बाद आते हैं एरो ऑपरेटर, पॉइंटर, इसको हम कहते हैं पॉइंटर टू मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर और यूनियन। तो वैसे ही स्ट्रक्चर और यूनियन जैसे हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, तो स्ट्रक्चर और यूनियन जो है ये भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है। तो इसको भी हम लोग पॉइंटर लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्टूड एरो नेम। अब साइज ऑफ ऑपरेटर कैसे काम करता है वो देख लेते हैं हम लोग। साइज ऑफ ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, एक ही सिंगल वेरिएबल के ऊपर ये यूज होगा, इसीलिए इसको बोला है यूनरी ऑपरेटर। साइज ऑफ इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय ऑपरेंड, कितने साइज उस वेरिएबल ने ऑक्युपाई किया हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो c इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इंट सेमीकोलन, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा 2, क्योंकि इंटीजर के लिए कितने बाइट्स लगते हैं 2। तो ये हो गया हमारा यूनिट 3 के लगभग सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। सिर्फ एक टॉपिक हमारा यहाँ पे बचा हुआ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स इन सी, जो होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो होगा हमारा यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन टू सी का लास्ट टॉपिक जो है वो होगा हमारा इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन सी। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।